Hello everybody. This is the day 10th of 50 days 50 marks series which we are running for ABM component of CAB exam on our YouTube channel. As you know, the agenda is very clear कि ये जो particular series है यहाँ से हम क्या achieve करना चाहते हैं. We want to achieve 50 plus marks within a time span of 50 days. Okay, ये एजेंडा है हमारा. एंड अगर उससे ज़्यादा मार्क्स आप अचीव कर पाते हैं मोर देन 50 और इफ़ यू क्रॉस 60 then it will be the additional bonus. Fine. So, as always, today we will pick up one topic from the unit number 6 and we will try to cover it comprehensively so that एग्जाम में अगर कोई theoretical question आ रहा है, कोई numerical based question आ रहा है, you are able to solve any type of question. Okay, तो इस वीडियो के लिए या फिर जो भी आगे वीडियोस आएंगी इनका बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इन वीडियोस का माय सजेशन वुड बी कि जैसे ही आप इन कॉन्सेप्ट्स से गो थ्रू हो, अपने नोट्स बनाओ, उन्हें रिवाइज करो, प्लस इस पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो वो करो, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम में हमें एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे एंड वी मस्ट बी गुड एट इट. ओके, सॉल्विंग एमसीक्यूज इज ऑल्सो अ स्किल, तो acquire that skill also. Rest, if you have any doubt, we are here to help you. And in order to help you out, we have also come up with the CAB 2024 master course, wherein we will be covering all the four compulsory subjects of CAB comprehensively. तो ए बी एम, बी एफ एम, ए बी एफ एम और बी आर बी एल का कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज मिलने वाला है इस कोर्स में. इस कोर्स के अलावा आपको सिर्फ अपनी जो आई आई बी एफ की बुक है, अगर उसमें से प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं. अदरवाइज जो यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट हैं और जो फुल लेंथ मॉक्स हैं, दे आर मोर देन इनफ इन ऑर्डर टू चेक योर लेवल ऑफ प्रेपरेशन. ओके, 20 प्लस लाइव क्लासेस भी रहेंगी इसी कोर्स में, जो कि स्टार्ट हो जाएंगी नवंबर ऑनवर्ड्स. जैसे ये एग्ज़ाम पास में आएगा 24 नवंबर को फर्स्ट एग्ज़ाम है किसका, ए बी एम का, है ना. एंड 400 प्लस कॉन्सेप्ट क्लासेस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स आर ऑलरेडी देयर. तो यू कैन वॉच दीज वीडियोज एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मर्जी बार आप देखो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर भी. फाइन. Right now we are also running various discounts on this particular course, so do check it out on our website and enroll in the course if you find the content useful. Okay, so today we will be targeting the topic of probability distribution. Fine, फ्रॉम द यूनिट 6. फाइन. अब तक हमने यूनिट 6 में क्या क्या देख लिया है उसको थोड़ा सा क्विकली रिकैप कर लेते हैं. सबसे पहले हमने क्या देखा था कि बेसिक क्या होता है, सैंपल साइज क्या होता है और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है प्रोबेबिलिटी की, कैसे हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी, वो हमने देख ली थी. उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स जो और भी फार्मूला बेस्ड हैं वो देखे थे, प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड. टुडे वी विल बी स्टडिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस पर्टिकुलर टॉपिक is the most important topic if you ask about the numericals. कि आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं एंड यू वांट टू हैव एन एज ओवर अदर्स, तो ये वाला जो टॉपिक है अगर आपको समझ में आ गया और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, फार्मूलाज जो हैं वो याद कर लिए, देन यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन अदर्स. फाइन, बिकॉज नॉर्मली हम क्या, हमारी जो टेंडेंसी है वो क्या रहती है कि ऑल एज इट इज़ टू मैथमेटिकल तो हम इसको छोड़ के चले जाएं. बट आपने ऐसा नहीं करना है. जो भी टॉपिक है, जो भी पढ़ाए जा रहे हैं या फिर आप खुद से पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ो, सो दैट चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ रहा है, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व देम. ओके, तो टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस किस फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे सिलेबस के लिए कौन से रेलिवेंट है. वन इज बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन वी विल सी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो अब तक आपने काफ़ी सारे लेक्चर्स में देखी होगी, हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं इसकी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की. इसको बेंचमार्क रखते हुए ही हमने स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का जो टॉपिक है उसको भी डिफाइन किया था. फाइन, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो आई होप कि सबको पता ही होगा क्या रहता है, बट इसके जो फॉर्मूलाज हैं प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक करके कैसे होते हैं वो आज हम देखेंगे. बाइनोमियल एंड पॉइसन विल बी अ फ्रेश टॉपिक फॉर यू गाइस, सो do pay attention because this is the most important video for the numerical questions. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, टू टाइप्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस. अब डिस्क्रीट क्या होता है और कॉन्टिन्यूस क्या होता है अब तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो मैं रिवाइज करा देता हूँ. डिस्क्रीट मीन्स डिस्टिंक्ट. ओके, जो भी वैल्यूज डिस्टिंक्ट होंगी, इफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन इज हैविंग डिस्टिंक्ट वैल्यूज. डिस्टिंक्ट मतलब फिक्स वैल्यूज हैं, 1 2 3 5
10, कोई भी ऐसी वैल्यू अगर आपको दिख रही है, देन यू से दीज आर द वैल्यूज विच आर डिस्क्रीट, दे आर डिस्टिंक्ट। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरवल्स, फाइन, इंटरवल्स। जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट और सेकंड वीडियो कोई भी हो सकती है, इतना अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी बेसिकली, उसमें हमने एक कॉमन टर्मिनोलॉजीज की भी स्लाइड रखी थी। वहाँ पे वेल डिफाइंड है कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है। उसी पे बेस्ड है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी टाइप। तो दो टाइप में डिफाइन किया हमने, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई सेंस बनाएगी नहीं चीज़, फाइन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नीड क्यों पड़ी हमें? बिकॉज हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे यू कैन नॉट बी श्योर कि यही आंसर होगा, जैसे नंबर ऑफ सैम्पल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इवेंट्स और द रिक्वायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल्स। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज वी हैव लार्ज सैम्पल स्पेसिस, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास एक ही सैंपल आता है पूरी की पूरी सैंपल स्पेस में, काफ़ी सारे सैंपल आ जाते हैं। अभी जैसे हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में प्रोबेबिलिटी में, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या देखा था कि हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स हेड और टेल वाले केस में नहीं, डाइस वाले केस में कितने आए थे? 36, फाइन। तो ये तो हमने जब डाइस को रोल किया था 2 टाइम्स तो आए थे। हो सकता है हम 10 टाइम्स रोल करें, अगर हम 100 टाइम्स रोल करें तो क्या होगा, फाइन। तो इतनी लार्ज सैंपल्स के लिए हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। सिंपली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से काम नहीं चलेगा, फाइन। तो अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, वाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। अब इसको स्टडी कैसे करेंगे? दो टाइप है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट में कौन से टाइप्स हैं फर्दर? वैसे तो काफ़ी टाइप्स होते हैं, बट अभी सिंपल रखने के लिए हमने दो ही लिए, बाइनोमियल एंड पॉइसन, फाइन। और कॉन्टिन्यूस जिसमें इंटरवल्स की बात हो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी देयर। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर ये पता होगा तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और आगे फर्दर भी आप देखें तो बाइनोमियल जो है, इट टॉक्स अबाउट लूजिंग और विनिंग, फाइन। दो आउटकम ही होते हैं बाइनोमियल में जो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। वैसे तो बहुत हो सकते हैं अलजेब्रा में अगर आप जाओ, बट प्रोबेबिलिटी के केस में हम सिर्फ दो ही आउटकम्स रखते हैं, इधर यू विल लूज और यू विल विन। मतलब 2 इवेंट्स और 2 आउटकम्स को ही हम स्टडी करते हैं इन मैक्सिमम केसेस। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? जब आपके पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट इवेंट्स आर देयर, यू कैन नॉट काउंट देम, ओके। तो तब हम कौन सा यूज कर सकते हैं? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे बाइनोमियल में आपके पास क्या होगा? देयर विल बी वेल डिफाइंड सैंपल स्पेस, फाइन, वेल डिफाइंड सैंपल स्पेस होगी। तो एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात होगी तो वी आर टॉकिंग अबाउट सैंपल्स, फाइन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि पॉपुलेशन की बात हो रही है, फाइन, पॉपुलेशन एज होल। अब सैंपल और पॉपुलेशन का क्या डिफरेंस है, ये हमारे इनिशियल लेक्चर्स में ही बताया गया है, वेरी सिंपल। आई होप कि आपको पता होगा ये, और नहीं पता है तो बस ये याद रखना है आपने कि सैंपल इज द सबसेट ऑफ द सुपर सेट पॉपुलेशन, फाइन। पॉपुलेशन में सारे के सारे इवेंट, सारे के सारे यूनिट्स हैं वो आते हैं। सैंपल इज जस्ट वन सेट और यू कैन से वन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं, ओके। और स्टडी कैसे करते हैं? यूजिंग वेरियस स्टेटिस्टिक्स, ओके, ठीक। तो ये बेसिक फंडा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें डाउट नहीं रहना चाहिए बाइनोमियल कहाँ से आई है, टर्म क्या है। देखो जो टर्म आई है ये तो आई है पॉलिनोमियल से, फाइन, पॉलिनोमियल। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स नंबर्स और लेटर्स, फाइन। नंबर्स कह लो या लेटर्स कह लो, फाइन। अब फर्दर पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड इनटू मोनो, जहाँ पे आपके पास नंबर और लेटर कितने होंगे? 1। देन बाइनोमियल जहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे या फिर नंबर्स कितने होंगे? वो 2 होंगे। देन वी हैव ट्राइनोमियल ऑल्सो, फाइन। देन वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ से हम 4 लेटर्स की बात करते हैं, फाइन, एंड सो ऑन। आप कितने भी मान लो, पॉलिनोमियल मीन्स n नंबर ऑफ लेटर्स और n नंबर ऑफ डिजिट्स विच आर इंटररिलेटेड थ्रू अ पर्टिकुलर कांस्टेंट। मोनोनोमियल किस इक्वेशन को हम बोलेंगे? 3x, ओके, 3x इट विल बी व्हाट? मोनोनोमियल। यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं दिखाई दे रहा किसी और वेरिएबल के साथ या खुद के साथ भी।
एंड अगर हम दो यहाँ पे 3x प्लस 2y कर दें, देन यू कैन से कि आपके पास दो जो नंबर्स हैं या दो लेटर्स हैं उनका इंटर रिलेशन वी आर स्टडिंग यूजिंग द साइन ऑफ एडिशन। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? इट विल बी बाइनोमियल। फाइन। सिमिलरली अगर मैं इसमें प्लस 5z कर दूं, देन वी आर स्टडिंग थ्री डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स एंड स्टडिंग देम थ्रू एडिशन। तो ये कौन सा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन? इट विल बी ट्राइनोमियल। तो ये बेसिक फंडा है कि बाइनोमियल कहाँ से आया एंड उसका ओरिजिन क्या है। समझा हमने इसलिए, एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, बट हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेंटेन रहे, जो भी पढ़ रहे हैं वो समझ में आए हमें। फाइन। तो अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स बर्नौली। आप कई जगह देखोगे कि बर्नौली इक्वेशंस आर आल्सो देयर इन योर सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ्स में तो है ही है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो, मोर और लेस इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो, बट हमारे जो सिलेबस में मेंशन्ड है दैट इज़ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और बर्नौली की कुछ इक्वेशंस हैं जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होती हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो अगर एग्जाम में बर्नौली का नाम आता है तो आपके माइंड में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ओके। अब इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है उसके थ्रू हम समझेंगे कि सक्सेस और फेलियर या फिर लूजिंग और विनिंग का मतलब क्या है। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हैं ये आपने ध्यान से समझने हैं। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि एग्जाम में जो केस स्टडी अगर आती है तो ऐसे ही आने वाली है, दैट इफ़ अ न्यू ड्रग इज इंट्रोड्यूस टू क्योर अ डिजीज, it either cures the disease, that is whether it will be successful, or it does not cure the disease, that is it's a failure। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसी पर्टिकुलर एग्जांपल के आगे अगर हम बोल देते कि नंबर ऑफ इवेंट्स इन विच it can cure disease are you can say 30, and number of events जहाँ पे वो नहीं क्योर कर पाए वहाँ 60, एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 90। कुछ ऐसा अगर दिया हो तो आपने समझ आना है इट इज टॉकिंग अबाउट और इट इज ट्राइंग to question the binomial distribution. It is a type of question for your binomial distribution. Fine. Next example, if you purchase a lottery ticket, you are either going to win or lose. Fine. Winning, losing, success, failure, or you can say heads or tails, that is also binomial distribution. Fine. So basically anything you can think of that can only be a success or failure can be represented using the binomial distribution। तभी आप देख रहे हो यहाँ पे जो binomial है, it means two letters और two numbers की बात हो रही है, और success और failure will be either one or two। Okay। A random variable x has binomial distribution and it is written by a function। a function क्या होता है, random variable क्या होता है, ये हमने डे 9 में देखा था, इलेबोरेटेड डिस्कशन हुई थी, तो आप वो उसको वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से। अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी रैंडम वेरिएबल ही यूज़ हो रहा है, बस इसका फंक्शन चेंज हो रहा है। तो फंक्शन इज़ व्हाट डिनोटेड बाय एफ एक्स। और इसमें हमारे पास जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया था उसमें कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे अप्लाई होएगा। तो फंक्शन अगर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका फंक्शन जो है उसको कैसे डिनोट करते हैं हम? इट इज डिनोटेड एज एन सी एक्स, वेयर एन इज वॉट, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और एक्स क्या है? एक्स आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड मूव टिल एन। ओके। मल्टीप्लाई बाय p raised to the power x, where p is the probability function, that probability of x is equal to 1, probability of success। Fine. Probability of success is denoted as p, or you can say probability of winning is denoted by p। p raised to the power x multiply by 1 minus p raised to the power n minus x। तो सिंपल फार्मूला है। ओके। तो इसके अंदर आपने ऐसा नहीं समझना है कि इसकी डेरिवेशन हमें आनी चाहिए, नो, हमें सिंपल फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछेंगे वो। फाइन। तो कैसे होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, फाइन, एन नंबर ऑफ इवेंट्स फॉर एक्स नंबर ऑफ सिलेक्शन, मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी रेस टू द पावर एन माइनस एक्स। और यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 0 टिल n कुछ भी हो सकती है। एक और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, जहाँ पे p की जगह हम इस वाले इक्वेशन की जगह हम q को रखते हैं। और q को क्यों रखते हैं? बिकॉज वी अज्यूम दैट p प्लस क्यू
इज इक्वल टू 1, बिकॉज प्रोबेबिलिटी में जो मैक्सिमम नंबर है इट कैन बी 1 ओनली ना, 0 to 1 की जो रेंज होती है। तो अगर आपके पास सक्सेस का जो पैरामीटर p है दैट इट डिनोट सक्सेस, और q जो है ये फेलियर का अगर है, तो p प्लस क्यू विल बी व्हाट, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। ओके, तो अगर हम p को q से रिप्लेस करें तो कैसे हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। फाइन, तो सक्सेस और फेलियर में प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में ये आपका रिलेशनशिप होगा। इसको भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे, एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स, दिस इज क्यू ना। फाइन, सो ये फॉर्मूला है, यू मस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम देखेंगे भी आगे कि कैसे इसको सॉल्व करें। फाइन, और कुछ फार्मूलाज हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, जैसे कि मीन के लिए वेरिएंस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, एंड ऑल्सो एक सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज 0.5। सिमेट्रिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जितना आपका लेफ्ट वर्ड्स है उतना ही राइट वर्ड्स है। तो एरिया अंडर द कर्व जिसको हम कहते हैं, तो 0.5 0.5, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, नेट प्रोबेबिलिटी यू कैन से इज व्हाट 1। फाइन, ओके, तो मीन का जो फॉर्मूला है इट इज n मल्टीप्लाई बाय p, वेयर n इज व्हाट, n इज द नंबर ऑफ आउटकम्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वेरिएंस इज डिनोटेड बाय n मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस p। ये फॉर्मूलाज हैं, आपने याद रखने हैं ये, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे। फाइन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज 1 माइनस 2p रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय npq। तीनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी, सक्सेस भी और फेलियर भी। फाइन, अब वेरिएंस के साथ ही हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, इट इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। फाइन, तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, अंडर रूट ऑफ एन पी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज डिनोटेड बाय a cap 1, kurtosis a2 cap। okay, so a2 cap is for your measure of kurtosis in case of binomial distribution। बीटा 2 किस में होता था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हम जो नॉर्मली बोलते हैं कि आपको मेजर ऑफ कर्टोसिस बताना है एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो क्या रहता था, जो नॉर्मल आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है उसके अंदर क्या रहता था, बीटा 2 से हम डिनोट करते थे, और स्क्यूनेस को बीटा 1 से। फाइन, a2 cap is equal to 3 plus 1 minus 6p multiplied by q divided by npq। अगेन इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। फाइन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक इफ p इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 0.5। तो ये आपने याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होएगा वो, बट अगर फॉर्मूला आपको पता होंगे तो ईजी हो जाएगा थोड़ा। फाइन, फिर आते हैं मोड पे, मोड को भी इसमें डिफाइन कर रखा है। फाइन, यहाँ पे आपके पास m इज इक्वल टू n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय p। ओके, तो मोड की भी यहाँ पे डेफिनेशन जो है, या फिर आप बोल लो फॉर्मूला इज गिवन, इफ m इज नॉट एन इंटीजर, मतलब यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर भी आ रहा है 0.31 0.62 ऐसा अगर कोई नंबर आ रहा है, अगर ऐसा है m की वैल्यू, देन मोड इज द इंटीग्रल पार्ट लाइंग बिटवीन m माइनस 2 एंड m। ओके, m यहाँ पे है तो m माइनस 1 यहाँ पे आएगा, फिर वी विल हैव m माइनस 2। ओके, 1 2 3। फाइन, तो अगर तो m इंटीजर है, इज नॉट एन इंटीजर, दैट इज वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल्स में हो सकता है, देन द इंटीग्रल पार्ट विल बी, मोड इज द इंटीग्रल पार्ट लाइंग बिटवीन m माइनस 2 एंड m, इसके यहाँ कहीं पे बीच में होगा मोड। एंड इफ m इज एन इंटीजर, मतलब कि फ्रैक्शन या फिर डेसिमल प्लेसेस नहीं है उसकी, there are two modes and thus distribution is bimodal, and the two modes are m minus 1, one mode will be this, okay, m minus 1, and the another one will be m। ये आपने याद रखना है, theoretical question आ सकता है यहाँ पे कि in which case a particular probability distribution will be bimodal। कब होएगा वो, जब आपके पास जो m है उसकी वैल्यू क्या होएगी, इंटीजर होएगी, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है ना वो डेसिमल में। इफ m इज इंटीजर देन वी विल से कि जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी इट विल बी बाई मॉडल एंड इट विल बी हैविंग टू मोड्स। ओके, तो अगर ये याद रहेंगे फार्मूलाज, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, बहुत इजी हो जाएगा। कंप्यूट द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मोड फॉर द
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर p दैट इज सक्सेस का जो पैरामीटर है दैट इज 0.7, n इज इक्वल टू 60। सबसे पहले तो आप ये सारी चीज़ें फाइंड करोगे किस फॉर्मूला से, यहाँ पे फॉर्मूला भी गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स मल्टीप्लाई बाई पी रेस टू पार एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू रेस टू पार एन माइनस एक्स। फाइन, सिंपल है, ये हमने अभी अभी देखा है जस्ट फार्मूला। तो यहाँ से आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी इस पर्टिकुलर फार्मूला से। हमें चाहिए क्या, मीन। तो मीन इज व्हाट, मीन इज इक्वल टू एन दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय द इवेंट ऑफ सक्सेस। तो एन मल्टीप्लाई बाय पी इट विल बी 42। वेरिएंस इज इक्वल टू एन पी, वेरिएंस क्या था, एन पी मल्टीप्लाई बाय एन 1 माइनस पी। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n इज 60 मल्टीप्लाई बाय p 0.7 and we will multiply 1 with 1 minus 0.7 so it will be 0.3। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 12.6। फाइन, एंड वी नो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो आंसर विल बी 3.55। फाइन, तो मीन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, एंड नाउ वी विल कैलकुलेट मेजर ऑफ स्क्यूनेस। तो जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस है डिनोटेड बाय a1 कैप, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2p इसका स्केयर डिवाइडेड बाय n p q। ओके, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, p इज व्हाट, p इज गिवन टू बी 0.7 एंड n इज 60, p 0.7, तो q क्या हो जाएगा 0.7 प्लस q इज इक्वल टू 1, तो q विल बी व्हाट 0.3। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0.0126। फाइन, तो जब भी आपने ये देखना है कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम गिवन ही रहेगा, नहीं तो जो केस स्टडी मैंने आपको बताई जैसे वैसा अगर क्वेश्चन आए तो भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि सक्सेस और फेलियर की बात हो रही, देन अगेन यू विल से कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो जब भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये प्रोडक्ट करके रख लेना है अपना, एन पी और क्यू का, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सक्सेस और फेलियर का प्रोडक्ट करके रख लो, ये 2-3 जगह यूज हो जाएगा। फाइन, मीन में जो है एनपी का यूज हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी एनपी यूज होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और कर्टोसिस में तो एनपीक्यू, तीनों इन दोनों के लिए होता है। फाइन, तो नाउ सिंस इट इज व्हाट 0.0126, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है। सो सिंस द p इज ग्रेटर देन 0.5, 0.7 है ना, तो इट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड। फाइन, नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अगर ये p लेस देन 0.5 होता तो क्या रहना था, कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में आप बताओ मुझे कि क्या रहेगा उसका, बिकॉज हम ये स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, अभी रिसेंट ही पढ़ा है यार। फिर आते हैं मेजर ऑफ कर्टोसिस पे, दैट इज a2 कैप, इट इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू डिवाइड बाई एन पी क्यू, और इसकी वैल्यू जो आनी है इट विल बी 2.98। तो जो हमने बेंचमार्क लिया था 3 का, इफ़ द वैल्यू ऑफ कर्टोसिस इज 3, तो आपके पास क्या होता था मीजो, इससे ऊपर अगर वैल्यू होती तो लेप्टो, कम वैल्यू मीन्स प्लेटू, तो 2.98 इज लेस देन 3, तो प्लेटू का टिक हो जाएगा। फाइन, फिर आते हैं हम मोड को कैलकुलेट करना है हमें, मोड का फॉर्मूला अभी देखा हमने, n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय p, 61 मल्टीप्लाई बाय 0.7 इट विल बी 42। ओके, तो ये तो हो गए आपके सारे के सारे पैरामीटर्स जो पूछे गए थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें भी पूछा है फाइंड p ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 0। मैं इसे ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। पूछा क्या है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल इज 0। फाइन, रैंडम वेरिएबल इज x ना, हमने डिफाइन किया लास्ट लेक्चर में, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो क्या होएगा, आपकी जो x की वैल्यू होएगी इस पर्टिकुलर फार्मूला में इट विल बी 0। तो ये आप वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू क्या है, n इज 60, x इज 0, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए आपको, और p की वैल्यू इज 0.7, तो 60c0 मल्टीप्लाई बाय 0.7 रेस टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0.3 रेस टू पावर 60 माइनस 0, इट विल बी व्हाट 0 ओनली। फाइन, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ना, ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू आल्सो हैव यस। फिर उसके बाद पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन द रैंडम वेरिएबल हैज अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 43, लेस देन और इक्वल टू 43, टोटल कितनी है 60। ओके, आपको कहाँ तक फाइंड करनी है, आपको फाइंड करनी है 1 to 43 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एवरी टर्म ऑफ एफ एक्स। फाइन, एफ एक्स को ऐसे डिफाइन करेंगे हम, ये देखो जैसे एफ एक्स का फॉर्मूला जो है वो यही है ना, एन
सी एक्स मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू रेस टू द पावर एन माइनस एक्स। फाइन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफ एक्स, राइट। अब इस फॉर्मूला के अंदर अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 1 1 एंड 1। देन वी विल मूव ऑन टू एफ एक्स वेयर x इज इक्वल टू 2, तो उसकी वैल्यू जो x की है वो 2 से सब्सटीट्यूट करोगे। ऐसे करते हुए हमें कहाँ तक लेके जाना है, एफ एक्स की वैल्यू 43 तक। फाइन, तो बेसिकली क्या होएगा, इन सबको हम अरेंजमेंट की तरह लेंगे एंड वी विल ऐड ऑल दीज टर्म्स। तो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, in this particular case it will look like this: probability of choosing the random variable x less than 43, less than or equal to 43, this will be equal to what, it will be equal to summation 60 cx multiply by p raised to the power, p कितना है 0.7, तो इसको हम सब्स्टिट्यूट ही कर लेते हैं, 0.7 raised to the power x। फाइन, and it will be multiplied by 0.3 into raised to power 60 minus x। x की वैल्यूज 1 2 3 प्लेसेस में आनी है। x will vary from 0 till 43। ओके, इन सबको ऐड करेंगे, देन फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, एग्जाम में चांसेस आर लेस कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, x इज इक्वल टू 0 तक वो पूछ सकते हैं, बट उसके फर्दर इतनी वैल्यूज का नहीं आएगा। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, बट अगेन आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए। फिर लास्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी व्हेन द रैंडम वेरिएबल्स वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मतलब आपको जो यहाँ पे x की वैल्यूज हैं ये कहाँ से कहाँ तक चाहिए होंगी, x विल बी इक्वल टू यहाँ 0 टिल 60, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लिखा है ना, तो इट विल बी फ्रॉम 10 टू 60। फाइन, ये फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 1। तो फार्मूलाज जो हैं अगर ये याद रहेंगे हमें तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी। एंड इफ़ यू डोंट नो द फार्मूला तो ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कर्टोसिस एंड मोड, ये भी हमसे सॉल्व नहीं होंगे। तो माय एडवाइस वुड बी कि जो ये वाला फार्मूला है इसको आपने याद रखना है, बट सिर्फ उन्हीं केसेस में अप्लाई करो जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लिमिटेड है। बट ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको आपने नहीं छोड़ना है, इन फार्मूलाज को तो याद करके ही जाना है, बिकॉज 1 1 मार्क में पूछे जाता है एक एक फार्मूला, तो थिंग्स विल गेट वेरी वेरी इजी। अगर सपोजिंगली केस स्टडी आ गई, इसी को किसी केस स्टडी फॉर्म में दे दिया उन्होंने, तो मिनिमम आई एम टेलिंग यू 5 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा ये। ओके, 5 मार्क्स आपके डायरेक्टली इस क्वेश्चन से आ जाएंगे। फाइन, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एस डी पॉइसन, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ये। फाइन, यहाँ पे जो जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है। बाइनोमियल में आपके पास 2 आउटकम्स होती हैं, पॉइसन में आपके पास जो स्टडी आप करते हो इट इज़ इनफाइनाइट इन नंबर। फाइन, इनफाइनाइट आउटकम्स, इनफाइनाइट इवेंट्स की भी आप स्टडी कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। So a random variable x taking on one of the values 0 1 2 till जितने भी वैल्यूज गिवन है उसकी is said to be a Poisson random variable with the parameter lambda. This symbol is known as lambda. लैम्डा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फाइन, नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू लैम्डा की। इफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीएमएफ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, फाइन, इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा रेस टू पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 टिल जितने भी आपने आउटकम्स लेने हैं इनफाइनाइट। फाइन, यहाँ पे ई क्या होता है, ये वैसे तो इसको हम एक कांस्टेंट बोल देते हैं, बट यूलर जो है, यूलर्स कांस्टेंट विल बी अ बेटर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंबल। ओके, तो ये वाला फार्मूला याद रखना है हमको किस केस में, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में। और ई की वैल्यू भी आपको याद रखनी है विच इज 2.7183। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये याद रखना है वो याद रखना है, एक बारी जब ये पूरा का पूरा हो जाएगा ना लेक्चर, उसके बाद आप बैठ के अगर लिखोगे फार्मूलाज तो उतने हैं नहीं। फाइन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 फार्मूलाज होंगे और वो भी डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, इंटर रिलेट करके पढ़ोगे कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ई की वैल्यू भी याद रखनी है, दैट इज 2.7183।
फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन सा है? ये वाला जो पीएमएफ डिफाइन करा फंक्शन बेसिकली इट इज ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा रेस टू पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एक्स नहीं, वेयर एक्स इज इक्वल टू कोई कुछ भी वैल्यू हो सकती है उसकी। फार्मूला तो इतना ही है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू ए ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा रेस टू द पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। फाइन, यही फॉर्मूला है। उसके बाद यहाँ पे तो कॉमा आना था, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे अभी हमने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा वैसे यहाँ पे भी देख लेते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या होएगा? इट इज़ लैम्डा। वेरिएंस इज ऑल्सो लैम्डा, तो अगेन इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बीटा वन विच इज इक्वल टू 1 divided by lambda, and measure of kurtosis will be beta 2 1 by lambda में 3 ऐड कर दो, that is 3 plus beta 1। ओके, सिंपल। मोड कैसे आप डिफाइन करेंगे? बेसिकली यहाँ पे आपके पास मोड का ऐसा फॉर्मूला नहीं होगा, आपको इंटीग्रेट करके ही पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हो सब्सटीट्यूट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। ओके, इफ लैम्डा इज नॉट एन इंटीजर मोड, is not an integer, mode is the integral part lying between lambda minus 1 till lambda। okay, आपके पास बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था? it was lying between m minus 2 till m, and if lambda is an integer मतलब non fractional non decimal value है, there are two modes again, and thus the distribution is known as bimodal, and the two modes will lie between lambda minus 1 and lambda। ओके, तो इसके अंदर तो आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, दोनों के दोनों जो है चाहे वो इंटीजर हो चाहे नॉन इंटीजर हो, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, तो जो पॉपुलेशन का साइज है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इट इज इक्वलेंट टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसलिए यहाँ पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, एंड द वैल्यू विल लाई बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा माइनस 1 ओनली। बाई मॉडल होता है, ये आपने याद रखना है, दोनों में ही सेम है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम है मोड के लिए, एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम है। ठीक है, मेन फार्मूला कौन सा है? ये वाला। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन बुक में गिवन है आपकी। बर्ड्स इन ए हॉस्पिटल अक्कर रैंडमली एट एन एवरेज रेट ऑफ 1.8 बर्ड्स पर आवर। ओके, तो यहाँ पे ये जो 1.8 है ये क्या हो जाएगा? इट विल बी द मीन रेट। फाइन, लैम्डा इज व्हाट? इट इज 1.8। फाइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग 4 बर्ड्स? फाइन, तो 4 क्या हो जाएगा? इट विल बी द probability that x is equal to 4, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल, अगर आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा रेस टू पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज, लैम्डा की 1 माइनस 1.8 एंड एक्स की 4, एंड ई जो यूलर कांस्टेंट है इसकी कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली आप 2.71 जो है वो याद रख सकते हैं। फाइन, 2.71 ही है ना? हाँ, 2.71, इतना आप अगर याद रखेंगे तो बढ़िया, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 0.072। फाइन, सेकेंड क्वेश्चन स्टेट्स व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग मोर देन और इक्वल टू 2 बर्ड्स इन अ गिवन आर एट द हॉस्पिटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग मोर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बर्ड्स। फाइन, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो मतलब कितना भी हो जाएगा, क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है ये। फाइन, एवरेज रेट यहाँ पे गिवन है, पर आर गिवन है ना? तो यहाँ पे गिवन आर भी नहीं लिखा, 1 आर आप अज्यूम कर सकते हो बट इट इज नॉट मेंशन्ड हियर, तो इट विल बी 1 इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन है तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है, वो तो आपको यहाँ से ही समझ में आ जाना चाहिए था। हॉस्पिटल अगर रैंडमली एट एवरेज रेट कितना? 1.8 बर्ड्स पर आवर, जहाँ पे भी रेट्स मेंशन्ड है या फिर आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड, देन वी ऑब्वियसली अज्यूम कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो अगर हम ये सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी व्हेन द रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 सो ऑन इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एंड वी डोंट हैव एनी लिमिट। तो ऐसे क्वेश्चन में या इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास क्या होता है? हमेशा से एक चीज़ रहती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है दैट इज़ व्हाट?
दैट इज इक्वल टू 1। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज 1। फाइन। तो हम क्या करेंगे, फाइंड हमें ये करना है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो भी सेम है। तो अगर मैं ये फाइंड आउट कर लूँ, दिस इज मच इजियर ना टू फाइंड। लेस देन इक्वल टू 2 मतलब 2 देन 1 देन 0, ये तीनों अगर मैंने फाइंड कर लिया और मेरे पास सिंपल किसका आंसर आ जाएगा, सेकंड वाले का। ठीक है, तो यही यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया है। वी वांट दैट प्रोबेबिलिटी व्हेन रैंडम वेरिएबल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, काफ़ी सारे आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज टू कैलकुलेट। लेकिन अगर हम इसको ऐसे सब्सटीट्यूट कर दें, 1 माइनस p x is equal to 0 and p x is equal to 1, देन वी कैन ईजिली कैलकुलेट। दो ही आपको वैल्यूज जो है फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। सो थोड़ा सा आपको माइंड जो है वो अलर्ट मोड पे रखना होगा एग्जाम में। अभी तो हमें पता ही है कि हाँ ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हमको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो उसको हमने लेस देन इक्वल टू 2 करके सब्सटीट्यूट करके फिर उसके बाद आंसर फाइंड आउट कर लिया। बट एग्जाम में काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, और ये अलर्टनेस कैसे आएगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। फाइन, तो ट्राई कि आप इसको वीडियो देखने के बाद खुद से भी सॉल्व करके देखो, और कोई भी डाउट है तो आप हमेशा पूछ सकते हो। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर। प्रोबेबिलिटी टेबल क्या है, उसके अंदर क्या रहता है, दिस इज बियॉन्ड द सिलेबस। वैसे तो ये भी बियॉन्ड द सिलेबस है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, जेड स्कोर वैल्यू। बट अगेन ये थोड़ा सा अगर हमें पता होगा ना तो चीज़ें इजी रहने वाली हैं। अदरवाइज हमेशा ही जेड 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 दिखता रहेगा आपको उसमें क्वेश्चंस में, एंड यू विल बी लाइक कि जेड होता क्या है, हमें पता ही नहीं है। क्या ये सिंपल एक वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड वाला, या फिर जेड कोई अलग ही एल्जेब्रिक टर्म है, समझ रहे हैं बात। तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जेड स्कोर और जेड वैल्यू दोनों इंटरचेंजेबल यूज होती हैं टर्म्स। जेड स्कोर लिखा होता है कई जगह, जेड वैल्यू लिखा होता है, तो होता क्या है बेसिकली ये हमें पढ़ना है। अ जेड स्कोर मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन अ डेटा पॉइंट एंड द मीन यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशंस। फाइन, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन को इंटर रिलेट करके एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम कहते हैं जेड स्कोर और जेड वैल्यू। फाइन, जैसे कि ये वाला कर्व देखो आप, दिस इज अ बेल कर्व, लेट्स अज्यूम दिस इज अ बेल कर्व, सिमेट्रिकल दिख रहा है तो बेल कर्व है सपोजिंगली। अब यहाँ पे अगर एक मीन है, सपोजिंगली दिस इज द पॉइंट जो कि मीन है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, स्क्यूनेस इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये सपोजिंगली मीन है इसका। फाइन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेट्स से इट लाइज समवेयर हेयर। फाइन, जो भी इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू लेट्स से एस डी। फाइन, तो जेड स्कोर हमें क्या बताता है, इट बेसिकली मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन अ डेटा पॉइंट एंड द मीन। डेटा पॉइंट कौन सा, सपोजिंगली मुझको ये वाला डेटा पॉइंट जो है स्टडी करना है, इसकी वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेट्स से इसकी वैल्यू है अभी x। फाइन, इसका और इसका डिस्टेंस कितना है, ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है, वो प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी इसकी, बस समझाने के लिए, ताकि जेड स्कोर क्या होता है पता लग जाए आपको। एक्स और एम का डिस्टेंस कितना है यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम फाइंड करते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वी से कि दैट इज नोन एज जेड स्कोर। फाइन, एक मेजरिंग टूल लगा लो आप इसको यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, सो किस किस के बीच में रिलेशन होएगा, एक कोई डेटा पॉइंट होगा, फाइन, साथ में क्या होएगा आपका मीन होएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, तो इन तीनों का जो रिलेशनशिप आता है दैट विल अल्टीमेटली बी क्लब्ड इनटू अ स्कोर और अ वैल्यू which is denoted by z. Z scores can be positive or negative. The sign tells you whether the observation is above or below the mean. Fine, तो अबव और बिलो द मीन यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मीन है सपोजिंगली। फाइन, अगर तो आपके पास इस साइड को जा रहा है डेटा, देन वी विल से कि ये कौन सा है, इट इज़ द नेगेटिव वैल्यू। वाई, बिकॉज जितना आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ता जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, उतना ही हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड ऑन हो रही है वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन। फाइन, तो ये पॉजिटिव रहेंगी वैल्यूज। ओके,
एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है, प्रोबेबिलिटी टेबल, जेड टेबल, जो भी आप कह लो इसको, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली तो नहीं गिवन रहता कि जैसे आप मतलब अपने साथ भी कैरी नहीं कर सकते, बट कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे जो आपको पता होनी चाहिए, और ये यूनिट नंबर सेकंड के एनेक्जर में दिया हुआ है बुक में आपकी। तो उस टेबल से गो थ्रू हो आप। बेसिक फंडा क्या रहता है वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जो z है ना, कई जगह आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि z, अब तो पता लग गया हमें कि z क्या है। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन डेटा पॉइंट एंड मीन यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, z है, सपोजिंगली उसकी वैल्यू लिखी हुई है बुक में -1.95। ये आपकी z की वैल्यू आ गई, सपोजिंगली कुछ कैलकुलेशंस करी आपने, z की वैल्यू ये आ गई। इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, और द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ z क्या रहेगी इसके अराउंड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी टेबल में सबसे हम पहले हम क्या देखेंगे, -1.9 कहाँ पे है, फिर हम हॉरिजॉन्टल वे में, और यू कैन से इस पर्टिकुलर रो में किस नंबर को देखेंगे, 0.05। तो ये दोनों के दोनों जहाँ पे मर्ज करेंगे, ये और ये, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू -1.95। फाइन, इट इज व्हाट, 0.0256। तो ये x की जो वैल्यू मैंने अभी एग्जांपल दिया, इट विल बी व्हाट, 0.0256। फाइन, तो ऐसे आपने रीड करना है बेसिकली प्रोबेबिलिटी टेबल। और एक और प्रॉपर्टी रहती है यहाँ पे, डेंसिटी कर्व, जो ये आपको दिख रहा है ना, ऐसा डेंसिटी कर्व रहेगा जब भी हम z की वैल्यू की बात करेंगे। इसका एरिया हमेशा क्या रहता है, 1। फाइन, दिस इज अ प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन शायद ही पूछा जाए इस पे, बट स्टिल पढ़ रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1। इसका हमें यूजेज कहाँ पे मिलेगा, सपोजिंगली हमें बेसिक जो वैल्यू है वो 0.7157 आई। ठीक है, 0.7157 हमारे पास वैल्यू है ऑफ सक्सेस। तो फेलियर की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, फेलियर विल बी 1 माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू। फाइन, वो क्या हो जाएगा, 0.2843। और वो वैल्यू है कहाँ पे, वो आपको प्रोबेबिलिटी टेबल में दिखेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फिर z की वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, तो रिवर्स भी आपने देखना है, एक तो कैसे z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x डेटा पॉइंट के लिए, x डेटा पॉइंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी है z के रिस्पेक्ट में, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। z की वैल्यू का जो फंडा है वो बताया इसलिए गया था क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला यूज होता है z को रिलेट करके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन दैट अक्कर्स नेचुरली इन मैनी सिचुएशंस वेयर 50% ऑफ द डेटा विल फॉल ऑन द लेफ्ट ऑफ द मीन एंड 50% विल फॉल ऑन द राइट। ये मीन है यहाँ पे, सपोजिंगली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो दिस इज मीन, 50% डेटा यहाँ होगा, 50% यहाँ रहेगा, क्योंकि ये क्या है, मीन। For example, height of the population, in the case of height, if you are studying the height of a particular population, most of the people in a specific population are of average height. Fine, क्योंकि peak जो है that is average, average को हम mean भी बोलते हैं। The number of people taller or shorter than the average height, supposingly ये वाली जो height है, इसको मान लो आप कोई भी x वैल्यू मान लो, ठीक है। तो इससे नीचे नीचे जो भी वैल्यू होंगी, जितनी भी वैल्यूज नीचे दिख रही हैं आपको, फाइन, जो भी अगर टॉलर है, इस द पीपल, द नंबर ऑफ पीपल टॉलर एंड शॉर्टर देन द एवरेज हाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल, जितना यहाँ पे होएगा उतना ही दूसरी साइड भी होना है। एंड अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर ईदर एक्सट्रीमली टॉल और एक्सट्रीमली शॉर्ट। फाइन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब आती है, आप अपने माइंड में विजुअलाइज करो एक पिक्चर जिसके अंदर आपने पूरा का पूरा मीन फाइंड आउट करा। फाइन, तो मीन जो है उसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो सभी के सभी जो भी डेटा पॉइंट्स हैं उसके साथ सेम नहीं आने वाली, वो बहुत ही रेयर डेटा पॉइंट्स होंगे जो कि रिफ्लेक्ट करेंगे मीन को। बाकी के क्या होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे उससे, कुछ कम होंगे। लेकिन अगर हम इसकी मोड की बात करें तो मोड तो हाईएस्ट वैल्यू होती है। फाइन, इसीलिए हम मीन के थ्रू डिफाइन करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। सम अदर एग्जांपल आर इनकम इन द इकोनॉमी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन एन एग्जाम। फाइन, इनकम कैसे, कि जो मीन इनकम है दैट विल बी वेरी लेस, पीपल विद द मीन इनकम विल बी वेरी वेरी लेस। फाइन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, थोड़ा उससे रिलेट करके सोचो आप। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन एन एग्जाम, अगेन वेरियस मार्क्स विल बी देयर फॉर वेरियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एक रूल होता है 68, 95, 99.7 का रूल।
ये कहाँ पे आता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहता क्या है बेसिकली, इसका थोड़ा फंडा समझ लेते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम एरिया अंडर द कर्व देखें, तो एरिया अंडर द कर्व इफ इट इज 68.27%, तो आपका जो मीन है ना, मीन, उसका रिलेशनशिप विद योर स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी +-1। फाइन, मीन में आप प्लस करो अपना 1 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन में माइनस करो 1 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा दैट विल बी 68.727%। अगर आप इसमें प्लस माइनस ट्वाइस द स्टैंडर्ड डेविएशन करते हो इस पर्टिकुलर एरिया में, and you add it with mean, then you will get approximately 95.45% of the area under the curve। 99.73% एरिया अंडर द कर्व कब आता है? जब आप +-3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन करते हो। फाइन, तो ये आप थोड़ा याद रख सकते हैं, 68, 95 एंड 99.7 रूल इसको बोलते हैं। आपको इसलिए बताया गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात हो रही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो इतना सा पता होना चाहिए हमें। अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि है रैंडम वेरिएबल x इज सेड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन बाय। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में क्या डिफरेंस था, कमेंट करेंगे चैट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता लगे कि याद है या नहीं है। फाइन, तो fx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई बाय ई रेस टू द पावर, ये पूरा का पूरा जो है ना ऊपर, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, दिस इज नोन एज z। ओके, तो यहाँ पे मेंशन्ड है ये, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो z स्क्वायर। फाइन, z स्क्वायर डिवाइड बाय 2 वेयर x विल वेरी फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। फाइन, तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जेड स्कोर का। जेड स्कोर जैसा कि मैंने बताया था आपको, एक डेटा पॉइंट होगा x, फिर एक मीन होगा, और थर्ड जो है इट विल बी योर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। म्यू से डिनोट करते हैं मीन को, आपको पता होगा जब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि डिपिक्शन कैसे होती है सैम्पल्स में और पॉपुलेशन में वेरियस सिंबल्स की, तो उसमें मीन जो है पॉपुलेशन का, इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ओके, सो नोट है, कुछ 3 नोट है यहाँ पे, थोड़ा समझने के लिए बेटर रहेगा। जो आपका बेसिकली मीन है एंड द सिग्मा स्क्वायर आर कॉल्ड एज द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको हम पैरामीटर बोलते हैं, सिंपल, इसमें कुछ इतना समझने वाली बात नहीं है। बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर द 2 पैरामीटर्स जिनको यूज करके वी डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तो मीन 0 है और ये सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब 0 कब होगा, ये इसकी वैल्यू 0 कब होएगी, आप थोड़ा सा विजुअलाइज करो दोबारा से, इसकी वैल्यू 0 कब होएगी, जब आपके पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में अगर हम 0 वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या रहेगा, यहाँ पे यूलर की जो वैल्यू है इट विल बिकम द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमिरेटर। फाइन, तो सिर्फ z ही रह जाएगा ना। फाइन, तो z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। फाइन, इस पर्टिकुलर केस को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बोलते हैं, जहाँ पे मीन इज इक्वल टू 0 एंड योर स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस is equal to what, 1। फाइन, वेरिएंस इज 1 एंड म्यू इज 0, देन वी से कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो नॉर्मल वेरिएबल है बेसिकली, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल कौन सा होएगा, दिस इज द वेरिएबल, जो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है, यहाँ पे जैसे z की बात हो रही है। फाइन, द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक, ये तो हमें पता ही है, अब तक हमने देखा ही है कि अगर स्क्यूनेस 0 है एंड मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, देन वी से कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होएगा किस केस में, जब मीन इज 0 एंड वेरिएंस इज 1। ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिकल, टोटल एरिया इज 1, क्वार्टाइल डेविएशन इज 0.6
0.6745 sigma, that is your standard deviation. Mean deviation is 0.7979 sigma, that is standard deviation. Mean is equal to median is equal to mode is equal to your mu, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, सेम ही है. Why? Because it is a concept of normal distribution. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है, एरिया अंडर द कर्व इज 1 एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल कब होएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल होएगा जब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होएगा. और जो याद रखना है, जो वैल्यूज याद रखनी है, दे आर 0.6745 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन के लिए. मीन डेविएशन की अगर हम बात करें तो 0.7979 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. फाइन, तो इतना अभी तक कॉन्सेप्ट हमने देखा. आई नो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़्यादा है ये लेक्चर, बट अगेन अगर ये वाले फार्मूलाज याद रह गए हमें तो डेफिनेटली वी विल स्कोर मच मच हायर. क्वेश्चन देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड. नॉर्मल पॉपुलेशन, ये देखो नॉर्मल पॉपुलेशन डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो यहाँ पे किसका क्वेश्चन हो जाएगा, इट विल बी द क्वेश्चन ऑफ योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर यहाँ पे होता कि अ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1000 एम्प्लॉयज हैज मीन सो एंड दिस एवरीथिंग इज गिवन, तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला यूज होना था, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का. अगर इनफाइनाइट आउटकम्स की बात हो रही होती, इनफाइनाइट इवेंट्स की बात हो रही होती, तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सिंपल. नॉर्मल पॉपुलेशन 1000 एम्प्लॉयज हैज मीन इनकम, मीन गिवन है, एन इज गिवन, मीन इज गिवन एंड वेरिएंस इज ऑल्सो गिवन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा यहाँ से. फाइन, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे इसे. फाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वेयर इनकम लाइज बिटवीन द प्रोबेबिलिटी व्हेन योर x varies from 750 till 820 when your x is greater than 700, x greater than 760. ये तो सिर्फ n की या x की वैल्यूज हैं जो आपने पुट करनी है. मेन फार्मूला कौन सा आएगा, ये वाला z स्कोर का, इट इज इक्वल टू x माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा. ओके, x की वैल्यू इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू 1 2 और 3 जो भी आपका क्वेश्चन है. माइनस 800 इज व्हाट, इट इज द मीन, यहाँ पे लिखा ही हुआ है मीन इनकम इज 800 डिवाइड बाय सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस का अंडर रूट, वेरिएंस कितना है 400, तो 400 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 20, यहाँ पे पुट कर देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यूज जो है ऐसे आ जाएंगी यहाँ पे, फर्स्ट का 750 टू 820 का. फाइन, एक्स की वैल्यू पहले 750 रख दी, उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या कर दिया 820 रख दी. फिर z जो है इट विल लाई बिटवीन -2.5 एंड 1. और ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ से आई, ये आपका जो प्रोबेबिलिटी का टेबल है ना, ये वाला, इसमें शायद नहीं है वो वैल्यूज, बट हाँ ऐसा ही टेबल होता है, उससे आप वैल्यूज देख सकते हो. बुक में पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है, यू कैन सी दैट, एंड द वैल्यूज विल बी व्हाट 0.4938 और 0.3413. ओके, टोटल करेंगे इसका, आंसर विल बी 0.8351. सो नंबर of employees where income lies between 750 and 820 will be 1000 मल्टीप्लाई बाय दिस, क्योंकि ये हमने जो फाइंड आउट करा है इट इज फॉर व्हाट, वन एम्प्लॉय. फाइन, इट इज द डेटा फॉर वन, और यू कैन से सिंगल एम्प्लॉय. फाइन, सिंगल एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो ये सिमिलरली जो बाकी के यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं उनको हमने अप्लाई करना है, एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. जैसे अब p इज ग्रेटर देन 700 की बात हो रही है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, है ना. इसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 700, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी. फाइन, तो ये तो जो वैल्यू आई थी इट विल बी ऑफ योर सिंगल वैल्यू. तो 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे. सभी केसेस में हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है. हाँ ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कई बार ना ऑप्शंस दी होती हैं, जैसे आपके पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी जो है ये फाइंड कर लिया आपने, बट क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, हमने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पूछे और हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाली. क्वेश्चन का जो आपने फार्मूला यूज़ करा वो भी सही है, और ऑप्शन में भी क्या पता ये दिया हो और हम जल्दी में ये टिक करके आ जाएं, तो क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा. हमें पढ़ना है अच्छे से कि पूछा क्या गया है. फाइन, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पूछे वेयर इनकम इज बिटवीन वॉट एवर द केस इज. फाइन, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास प्रोबेबिलिटी का ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी व्हाट ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन -5. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था पहले कि जो इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन है उसके हमने फाइनाइट वैल्यू में कन्वर्ट करना है. तो z ग्रेटर देन -5 प्लस प्रोबेबिलिटी z लेस देन -5 इज 1, तो लेस देन -5 हमारे लिए
कैलकुलेट करना थोड़ा इजी है रिलेटिवली, कैलकुलेशन थोड़ी कम होएंगी। सिमिलरली जो जैसे प्रोबेबिलिटी टेबल ऊपर में देखा है वैसे यहाँ पे भी हमें प्रोबेबिलिटी टेबल को यूज़ करके ही ये वैल्यू लिखनी है। सो द प्रोबेबिलिटी टेबल विल टेल अस द वैल्यू एज 1 माइनस 0। फाइन, ये 0 ही वैल्यू है इसकी प्रोबेबिलिटी व्हेन z योर रैंडम वेरिएबल इज लेस देन -5, इसका 0 ही रहता है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनकी इनकम 700 से ज़्यादा है इट विल बी व्हाट 1000, सभी एम्प्लॉयज़ की मतलब की, थोड़ा सा ये भी ऑब्जर्व करके चलते हैं। एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जिनकी इनकम मोर देन 760 है दे आर 977। ठीक है, तो इतना सा आपको जो है चीज़ याद रखनी है। सबसे इजी क्वेश्चन तीनों में से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में, बिकॉज इसके अंदर सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपने, ये वाला। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे लैम्डा वाला जो क्वेश्चन है वो भी इंटर रिलेट करके पूछें आपसे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बट चांसेस आर लेस। और ये वाला जो न्यूमेरिकल है इस पे इस फार्मूला पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है ये आपने ज़रूर से सॉल्व करके देखना है वंस यू आर डन विद द लेक्चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो पाई की वैल्यू है ये कितनी रहती है 3.14 और यू कैन से 22/7। फाइन, तो आई वुड से कि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा एंड तक आते आते, बट अगेन अगर आपके पास फार्मूलाज रहेंगे माइंड में तो चीज़ें बहुत इजी हो जाने वाली हैं। एंड वंस यू विल बी गोइंग थ्रू वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स तो यू विल become master of all these formulas. Fine, so this was it for this particular lecture. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTab GIBCIB. If you have any query, you can drop a mail to us at hello@edutab.co.in. Telephonically, this is our number where you can contact us. अभी के लिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये तीनों टाइप्स जो सिलेबस में मेंशन है बेसिकली वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। फार्मूलाज इनके अलावा जितने भी मैंने फार्मूलाज बताए इन फार्मूलाज के अलावा कोई फार्मूला करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं तो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है एंड इट बिकम्स रियली रियली कम्बरसम टू रिमेंबर ऑल्सो एंड टू सॉल्व न्यूमेरिकल ऑल्सो, और उसका स्कोप भी नहीं बनता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, तो ये इनके फार्मूलाज सब याद रखने हैं आपने। टोटल नंबर ऑफ फार्मूलाज कितने क्विकली देख लें जरा। वन फार्मूला इज दिस, ओके, अनदर फार्मूला इज दिस ओनली। फाइन, सो टू फार्मूलाज तो यहाँ पे हो गए टू, ओके, देन वी हैव दिस फार्मूला 3, 4 एंड 5, इसको अगर आप फार्मूला मानते हो तो 5, देन वी हैव 6, 7, 8, 9, 9 here and 10, okay, 10 and this one is 11. तो in total if you see 11 फार्मूलाज हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है, बस थोड़े से लेंदी लगते हैं दिखने में। नॉर्मल केसेस में तो आपके पास डायरेक्टली दिया होता है, इतना ज़्यादा आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। सो 11 फार्मूलाज आर देयर। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम आप 10 तो याद ही रखो, एक अगर छूट जाता है बीच में तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट हाँ 11 में से 10 फार्मूलाज तो आने चाहिए, लैम्डा वाला छोड़ देना। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।